हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एडमिशन यानी स्वीकृति के टॉपिक को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बीएसए से आज हमारा टॉपिक है स्वीकृति और संस्वीकृति। वैसे हम कन्फेशन को भी आज डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के लिहाज से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका टॉपिक है ये तथ्यों की सुसंगति यानी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के चैप्टर के अंदर ही आता है। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 3 से लेकर 50 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट दिया गया है बीएसए में, और उसी चैप्टर के अंदर आपका एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हमें देखने हैं। तो ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसने हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 ही आपका अभी तक चल रहा है बीएसए में। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2, और इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर सेक्शन 1 और 2 भी डिस्कस किया था एक अलग वीडियो में, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन बीएसए का। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, और यहाँ में अगर मैं ये बताऊँ कि इसमें सेक्शंस कितने हैं, तो सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं 15 से लेके 25 तक के सेक्शंस आपके एडमिशन्स और कन्फेशंस की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएसए के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बीएसए का सेक्शन 15 बात करता है स्वीकृति यानी डेफिनेशन ऑफ एडमिशन की। इसकी परिभाषा इसमें एक तरीके से दी गई है। सेक्शन 15 के हिसाब से स्वीकृति क्या है, तो हमें वही देखना है। तो स्वीकृति वह मौखिक मतलब ओरल जो बोलकर किया जाता है, दस्तावेजी जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, जो किसी भी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में, विवादक तथ्य मीन्स फैक्ट इन इशू के बारे में, या सुसंगत तथ्य के बारे में जो रेलेवेंट फैक्ट होता है, कोई भी अनुमान इंगित करती है, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के भी द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो इसमें इसके पश्चात वर्णित है। अब जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमें क्लियरली समझ नहीं आता कि बेसिकली डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। हाँ, हमें इतना पता लग गया कि कोई भी ओरल या कोई भी डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अगर कोई स्टेटमेंट की गई है जो किसी विवादक फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में हमें अनुमान दर्शाता है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर एडमिशन। अब ये जो डेफिनेशन है इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसका मीनिंग क्या है, एडमिशन कौन कर सकता है, क्या कोई अपने फेवर में भी एडमिशन कर सकता है या नहीं, साथ ही कन्फेशन के बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो एडमिशन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये एक तरीके से स्वीकृति एक तरह का स्टेटमेंट होती है ना, स्टेटमेंट होती है, और तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे ओरल हो, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। तो किसी भी, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे होती है ना, तो वो सब भी आपकी इसी के अंदर आएगी। तो जो ऐसे पर्सन के द्वारा की जा सकती है, लास्ट की जब हम लाइन देखते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कैसे पर्सन के द्वारा, जो इसके बाद दिए जाने वाले, इसके बाद या इसमें पश्चात, इसका मतलब है कि जो सेक्शन 16 में, 17 में या 18 में जो सेक्शंस हम आगे पढ़ेंगे उसमें दिए गए हैं, तो अगर उन प्रोविजंस के अंदर किया गया है तो उसको हम एडमिशन कहेंगे। हालांकि बाद के जो सेक्शंस हैं वो हमें बताते हैं कि एडमिशन कौन कर सकता है, स्वीकृति कौन कर सकता है। अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो स्वीकृति एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन होती है जो किसी भी केस में मुद्दे पर, जिसे हम फैक्ट इन इशू कहते हैं, या फिर सुसंगत तथ्य पर, जिसे हम रेलेवेंट फैक्ट बोलते हैं, उन्हें सपोर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए एक टीचर है जो बी को पढ़ाते हैं। अब बी ये बात कहता है कि हाँ, टीचर ए जो है वो पढ़ा रहे थे, तो ये बात बी ने एडमिट की है ना, स्वीकार की है, तो ये एडमिशन हुआ। तो समझ आया कि सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आता है स्वीकृति कौन कर सकता है। अब देखो, अभी तक हमने समझा कि स्वीकृति कहते किसे हैं, अब हम समझेंगे कि कौन कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें बताता है सेक्शन 3 के हिसाब से, मतलब 16, 17 और 18 3 सेक्शंस हैं जो हमें इस बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 16 की, जो कहता है कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता के द्वारा स्वीकृति, यानी कार्यवाही जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं उनकी जो पार्टीज़ होती हैं या उनके जो एजेंट हैं पार्टीज़ के, उनके द्वारा एडमिशन कैसे किया जाएगा। तो ये कहता है कि वे कथन स्वीकृतियाँ हैं, यानी वो स्टेटमेंट स्वीकृतियाँ हैं। सबसे पहले कौन से मतलब कथन स्वीकृतियाँ हैं,
जो कार्यवाही के किसी पक्षकार के द्वारा किया जाता है। मतलब जो भी कार्यवाही चल रही है उसकी जो पार्टीज करती हैं या उनके जो भी एजेंट हैं, अगर वो कुछ करते हैं, वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई कथन करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या माना जाएगा, यहाँ पे स्वीकृति माना जाएगा, जिसे कोर्ट मामले की परिस्थितियों में उन कथनों को करने के लिए पार्टीज से या तो क्लियरली यानी अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से ऑथराइज किया हुआ मानता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी एडमिशन करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है जो सेकंड है, मतलब इसको आप सबसेक्शन 2 भी मान सकते हो, इसमें सबसेक्शन 2 की तरह इसको दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में धन संबंधी हित है और जो हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत से कथन करते हैं। अब यहाँ पे धन संबंधी हित की बात हो रही है, यानी कि जो मॉनेटरी हो गया है ना, फाइनेंशियल तरीके से, एक तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, जब किसी को या तो किसी का फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट जुड़ा हो, है ना, फाइनेंशियली बात हो रही है, या सब्जेक्ट मैटर के साथ अगर वो कोई स्टेटमेंट दे तो वो स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या मानी जाएगी, यहाँ पे एडमिशन मानी जाएगी। तो काफ़ी सारे पॉइंट है इस सेक्शन के अंदर। पहले में किसकी बात हो रही थी, पार्टीज और उसके एजेंट की बात हो रही थी, और सेकंड में जो बात हो रही है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कि ऐसे व्यक्तियों का जिनके कार्यवाही की विषय वस्तु में, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है केस का, उसी में फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर किसी का इंटरेस्ट जुड़ा है तो उनकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे स्वीकृति मानी जाएगी। जैसे ए जो है वो एक प्रॉपर्टी का ओनर है, मतलब एक प्रॉपर्टी का मालिक है। अब ए एक प्रॉपर्टी का मालिक है तो ए क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिशन मानी जाएगी क्योंकि उसका प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट जुड़ा है। ठीक, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि एक तरीके से क्लॉज बी है, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिनसे मामले के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित उत्पन्न हुआ है, यानी जिस पार्टी का केस के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट हो और करंट पार्टीज हैं जिनका आज भी केस चल रहा है, उनके भी यहाँ पे कथन अगर आप देखो तो वो यहाँ पर क्या माने जाएंगे, वो यहाँ पर माने जाएंगे कि उनका कथन भी यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो भी उन्होंने दी है वो यहाँ पे स्वीकृति मानी जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाऊं तो ए जो पहले प्रॉपर्टी का मालिक था मान लो, और जब वो मालिक था उस दौरान उसने कोई भी स्टेटमेंट दी थी और अब वो प्रॉपर्टी किसी और के पास चली गई, तो जो लोग ए के बाद उस प्रॉपर्टी पर आए हैं उनके खिलाफ ए की जो स्टेटमेंट होगी वो एडमिशन यानी स्वीकृति का काम करेगी। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें बताया गया है। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव सूट की यहाँ पे बात हुई है। जब हम इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं तो उसके फर्स्ट पॉइंट में ही कहा गया है कि वाद के ऐसे पक्षकारों के द्वारा जो प्रतिनिधि की हैसियत से वाद ला रहे हैं, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से केस ला रहे हैं या जिन पर रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से वाद लाया जा रहा है, मुकदमा लाया जा रहा है, वो तब तक एडमिशन नहीं माना जाएगा जब तक वे उस समय ना किए गए हों जब उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था। कहने का मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है उसमें उन लोगों की स्टेटमेंट एडमिशन मानी जाएंगी जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक प्रॉपर्टी का ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है, अब ए की स्टेटमेंट तभी एडमिशन मानी जाएगी जब वो उस पोजीशन को होल्ड करे, यानी एज अ ट्रस्टी अगर वो कोई स्टेटमेंट दे, ठीक है ना, तभी उसको स्वीकृति माना जाएगा। तो सेक्शन 16 में काफ़ी सारे पॉइंट बताए गए हैं, जैसे अगर पार्टीज करती हैं या उनके एजेंट करते हैं तो वो क्या मानी जाएगी, स्टेटमेंट स्वीकृति मानी जाएगी। या ऐसे पर्सन कर रहे हैं जो वाद की कार्यवाही, जो भी कार्यवाही चल रही है उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर में जो पार्टीज का कोई भी फाइनेंशियल है ना, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस सब्जेक्ट मैटर में, अगर वो कोई स्टेटमेंट करते हैं तो यहाँ पर वो भी स्वीकृति होगा। या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो मामले के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित रखते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ ये हो गई कि केस के सब्जेक्ट मैटर में उनका इंटरेस्ट है, और एक मैंने बताया रिप्रेजेंटेटिव सूट वाला, ठीक है ना, सॉरी वो यहाँ पे मिसिंग हो गया है, वो आपका सबसेक्शन 2 में ही दिया गया है फर्स्ट पॉइंट करके। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी अगर लोगों की स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिशन मानी जाएगी, ठीक, जब वो रिप्रेजेंटेटिव की जो पोजीशन है उसको धारण करते हो। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17। ये कहता है उन लोगों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के खिलाफ साबित की जानी चाहिए। यानी अब देखो ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, ये भी उन लोगों के बारे में हमें बताता है जो एडमिशन करते हैं, मतलब जो स्वीकृति करते हैं। ये उन लोगों की बात करता है जिनकी पोजीशन या जिनकी लाइबिलिटी ये प्रूफ करना ज़रूरी हो कि उसकी पोजीशन और ये लाइबिलिटी थी, और उनकी स्टेटमेंट भी एडमिशन मानी जाएगी।
तो एक तरीके से यहाँ पर ये सेक्शन कहता है कि जब किसी पर्सन की पोजीशन या लाइबिलिटी किसी पार्टी के खिलाफ प्रूव करना ज़रूरी हो और वो पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है ना, जो उसके खुद के केस में भी सुसंगत है या रेलेवेंट है और वो स्टेटमेंट उसने उस पोजीशन में रहते हुए दी हो, तो उसे एडमिशन माना जाएगा। देखो सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तब समझ आएगा। जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जिनकी स्थिति या दायित्व मामले के किसी पक्षकार के खिलाफ साबित करना ज़रूरी है। अगर ऐसे स्टेटमेंट ऐसे पर्सन के द्वारा उन पर लाए गए मामले में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत होते, अगर वे उस समय किए गए हैं जब उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसे दायित्व के अधीन है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल सुनो। बी के लिए किराया इकट्ठा करने का जो लाइबिलिटी है वो ए अपने ऊपर ले लेता है। सी के द्वारा बी को देने वाला किराया इकट्ठा ना करने के लिए ए पर बी क्या करता है, मुकदमा लाता है। अब ए क्या करता है, इस बात से इनकार करता है कि भाई सी से बी को किराया मिलना था। सी के द्वारा ये कहना कि उसने बी को किराया देना था, ये क्या हो गया, ये हो गई स्वीकृति। और अगर ए इस बात से अब यहाँ पर इनकार करता है कि सी के द्वारा बी को किराया देना था, तो वह ए के खिलाफ क्या होगा, सुसंगत तथ्य होगा, रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक लाइबिलिटी की बात हो रही है, इसके साथ ही पोजीशन की बात हो रही है। तो बस सेक्शन यही कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन के हिसाब से वाद के पक्षकार द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ। इसके हिसाब से वे कथन, वे स्टेटमेंट जो उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है, यानी उस पर्सन की स्टेटमेंट यहाँ पे एडमिशन मानी जाएगी जिसे पार्टी ने एक्सप्रेसली बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रेफर किया हो। जैसे एग्जाम्पल सुनो, प्रश्न ये है, मतलब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ए के द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा है। अब बी से ए कहता है कि जाकर सी से पूछ लो कि ये अच्छा है या नहीं। सी इस बारे में सब कुछ जानता है। ठीक, तो यहाँ पे सी जो भी कहेगा कि घोड़ा अच्छा है या नहीं, सी का कथन यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक, बी से किसने कहा, ए ने कहा। ए ने अपनी तरफ से किसको वो चीज़ रेफर की हुई थी, सी को, कि वो अच्छा है या नहीं। तो जो भी सी यहाँ पर कहेगा वो उसका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, एडमिशन होगा। अब केस लॉ देख लो, केस लॉ थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इनको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका ये जो टॉपिक चल रहा है स्वीकृति का, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला केस है अमीनी बनाम केरल राज्य 1998 का। इस मामले में होता क्या है कि जो अभियुक्ता थी उस पर जहर देकर हत्या करने का आरोप था और उसकी जो उंगलियां थी, जो फिंगर्स थी, उनको जिस महिला को जहर दिया गया था उसने मतलब एक तरीके से उन्हें काट लिया था। तो जब डॉक्टर ने पूछा कि अभियुक्ता ने बताया कि मृतका ने तो उसकी उंगलियां तक चबा ली थी, मतलब उनको काट लिया था। तो जब वो उसका मुंह खोल रही थी तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है ये एडमिशन है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृति केवल हमें एक अनुमान देती है। न्यायालय को स्वीकृति के कथन यानी जो भी उसकी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमें जांच कर लेनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को उसके स्टेटमेंट को मजबूत करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वह व्यापक और स्पष्ट है या नहीं, मतलब वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी का जो स्टेटमेंट है वो विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू पूरी तरह से सबूत नहीं देता है तो ये केवल एडमिशन का एक अंश माना जाएगा, उसको हम एडमिशन नहीं कहेंगे, मतलब वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आप एडमिशन कर रहे हो तो। नेक्स्ट है चीखम बनाम कोटेश्वर राव 1981। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जितने भी फैक्ट होते हैं किसी भी मामले में उनका जो ढांचा है वो ऐसा हो जिससे कि हमें वास्तविकता का कि असल में क्या हुआ उसका स्पष्ट अनुमान मिल जाए, उससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें। जो भी एडमिशन होती है वो बिल्कुल स्पष्ट और अंतिम होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई संदेह या अनिश्चितता वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई एडमिशन करता है, कोई स्टेटमेंट देता है तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली दोनों ही केसेस में यही बात कही गई है। अब हमने 4 सेक्शन समझ लिए। सेक्शन 15 एडमिशन की डेफिनेशन दे रहा था, सेक्शन 16, 17 एंड 18 तीनों हमें ये बता रहे थे कि एडमिशन कौन कर सकता है। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 की तरफ। ये बताता है कि कौन स्वीकृति को साबित कर सकता है, ठीक, कौन उसको प्रूफ कर सकता है। सेक्शन के हिसाब से स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी तरफ से साबित किया जाना।
जब सेक्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं बेयर एक्ट में, बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ठीक, सेक्शन 19 कहता है, देखो अपवाद भी देखेंगे, पहले सेक्शन 19 सुनो क्या कहता है। स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उनके हित प्रतिनिधि के खिलाफ सुसंगत हैं और साबित भी की जा सकती हैं, लेकिन उन्हें करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उनकी तरफ से या उनके जो भी हित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा साबित नहीं की जा सकती। उसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। देखो जनरली क्या होता है, जो एडमिशन होता है, जो स्वीकृति होती है वो रेलेवेंट होती है और उन्हें पर्सन के खिलाफ प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट देता है उसी के अगेंस्ट तो हम उसे प्रूव करते हैं, या उसके हित प्रतिनिधि यानी जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके खिलाफ करेंगे। तो जनरल रूल ये है कि आप अपने फेवर की बात बोल के उसे अपने फेवर में ही यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज़ के 3 एक्सेप्शन हैं और ये 3 सिचुएशंस यहाँ पे दी गई हैं। पहला, जब वो ऐसी है कि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो अन्य व्यक्ति के बीच धारा 26 में सुसंगत होती, यानी जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है या जिसकी तरफ से स्टेटमेंट दी जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती या वो मर जाता तो उसकी उसकी स्टेटमेंट को हम एडमिट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा क्या है एक्सेप्शन, जब वो मन या शरीर की सुसंगत या विवादक दशा का ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा कथन है जो उस समय किया गया था जब मन या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी। तो जब स्टेटमेंट किसी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के बारे में हो या कंडक्ट के बारे में हो तो तब भी वो रेलेवेंट होगी और एडमिट की जा सकती है। तीसरा, अगर वो स्वीकृति के रूप में नहीं बल्कि कहीं अन्यथा रेलेवेंट हो, तो जब स्टेटमेंट एडमिशन के तौर पर रेलेवेंट ना हो लेकिन बाकी किसी सेक्शन में रेलेवेंट हो तो भी वो एडमिट होगी। ठीक, तो ये 3 सिचुएशन है जिसमें आप उसको मान सकते हो। अब इसका देखो, अगर हम दृष्टांत की मैं बात करूं तो इसमें देखो वैसे काफ़ी सारे मतलब इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, लेकिन पहला दृष्टांत ये है कि ए और बी की, ए जो है वो बी की स्टेटमेंट यहाँ पे देखो कैसे यूज़ कर सकता है। ए और बी के बीच क्वेश्चन ये है कि क्या कोई डॉक्यूमेंट नकली है या नहीं, मतलब वो नकली है या असली है। ए कहता है कि भाई वो तो बिल्कुल असली है, बी कहता है कि वो नकली है। अब बी की ये स्टेटमेंट कि डॉक्यूमेंट असली है ए साबित कर सकता है, और ए का ये कहना कि डॉक्यूमेंट नकली है बी साबित कर सकता है, लेकिन ए अपना ये कथन, ये स्टेटमेंट कि डॉक्यूमेंट असली है साबित नहीं कर सकता। इसी तरीके से बी अपना ये स्टेटमेंट साबित कर सकता है कि डॉक्यूमेंट नकली है, मतलब दोनों में से कोई नहीं कर सकता। ठीक, ए बी की स्टेटमेंट यूज़ कर सकता है और बी ए की स्टेटमेंट यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये जो एडमिशन है ये दोनों पार्टीज़ के द्वारा अलग अलग कहा गया है और दोनों में देखो विरोधाभास है ना, और दोनों अपनी अपनी स्टेटमेंट को यूज़ ना करके एक दूसरे की स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखो वैसे तो सेक्शन 19 का ये जनरल रूल है कि जो पर्सन एडमिशन करता है वो उसे अपने फेवर में यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 20। ये कहता है दस्तावेज़ों की अंतर वस्तु के बारे में जो भी हम ओरल एडमिशन करते हैं, जो भी मौखिक स्वीकृतियाँ करते हैं, वो कब रेलेवेंट होगी ये बताओ। तो यहाँ पे सेक्शन थोड़ा छोटा है और इसको हम यही से समझ लेते हैं। देखो वो तब तक सुसंगत नहीं होती सेक्शन के हिसाब से जब तक कि पेश करने वाला ये साबित ना कर दे कि वो डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस देने का हकदार है, या फिर जब वो पेश की गई डॉक्यूमेंट का असली होना क्वेश्चन में ना हो कि भाई ये असली है या नहीं है। तो आमतौर पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते, वो रेलेवेंट ही नहीं होता। ठीक है ना, मौखिक साक्ष्य मतलब बोल के आपने बता दिया, और जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो अगर आपको उसके कंटेंट को प्रूव करना है तो उसके कंटेंट के बारे में आपको डॉक्यूमेंट को ही पेश करना होगा। ठीक, तो आप उसकी मौखिक स्वीकृति कब दे सकते हैं, कब रेलेवेंट होगा, वो यहाँ पे ये 2 सिचुएशन बताई गई हैं। जैसे अब देखो इसका एक एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल ये है, ए ये कहता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बातें लिखी हुई हैं, तो ये बात जो उसने मुंह से कही कोर्ट में रेलेवेंट नहीं होगी। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे ए मुंह से बोलकर बता रहा है। अब वो कोर्ट में अगर जाके कहेगा कि ये बातें उस डॉक्यूमेंट में लिखी है तो वो रेलेवेंट नहीं होगी, लेकिन अगर पार्टी ये प्रूव कर दे कि उन्हें उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस मतलब द्वितीयक साक्ष्य देने का हक है तो वो ओरल एविडेंस दे सकता है। पहला पॉइंट है ना, सेकेंडरी एविडेंस देने का हकदार है तो दे सकता है। ये जब तक उस डॉक्यूमेंट के असली होने पर कोई सवाल उठे, जब तक कोई सवाल ना उठे तब तक वो नहीं दे सकता। तो ओरल एविडेंस केवल 2 ही सिचुएशन में यहाँ पे दिया जा सकता है इस सेक्शन के हिसाब से, या तो सेकेंडरी एविडेंस देने का आपके पास हक है,
या फिर जो डॉक्यूमेंट पेश की गई है उसका असली होना या ना होना, इस चीज़ पर सवाल उठा है। ठीक, तो यही कहता है। तो सरल शब्दों में जब किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में बात हो तो सिर्फ मुंह से बोली गई बात वैलिड नहीं होगी। मुंह से बोली गई बात यानी कि ओरल एविडेंस, वो सिर्फ 2 ही सिचुएशन में वैलिड होगी जो इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन नंबर 21 क्या कहता है? अब देखो, ये सिविल केसेस की बात करता है और सिविल केसेस में जो भी एडमिशन्स होंगे वो कब रेलेवेंट होंगे, है ना। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ना बेयर एक्ट की भी लैंग्वेज देखनी चाहिए, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज अगर हम समझेंगे तो फिर हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कहता है कि जो भी सिविल केसेस होते हैं उसमें कोई भी एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा। अब इसकी 2 सिचुएशंस हैं। एक तो जब पार्टी ने अभिव्यक्त रूप से शर्त लगाई हो कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, उसको हम एविडेंस के रूप में यूज़ ही नहीं करेंगे, तो वो एडमिशन रेलेवेंट नहीं है सिविल केसेस में। दूसरा, अगर सर्कमस्टांसेस में, मतलब परिस्थितियों से आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टीज़ आपस में सहमत हैं कि वो उसे एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, तो वो एडमिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो 2 सिचुएशन है जब आप सिविल केसेस में जो स्वीकृतियाँ हैं वो रेलेवेंट होती हैं। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे। सेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये तो छोटे छोटे सेक्शंस हैं। अब देखो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्पष्टीकरण है, वो क्या कहता है? कहता है कि इस धारा की कोई भी बात किसी अधिवक्ता को किसी ऐसे बात का एविडेंस देने से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए सेक्शन 132 1 और 2 में उसे विवश किया जा सकता है। ये कहता है कि सेक्शन ये जो 21 है आपका, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि ये सेक्शन किसी एडवोकेट को किसी बात से फ्री नहीं करता, यानी परमिशन नहीं देता कि वो विटनेस के तौर पर, जो साक्षी के तौर पर, गवाह के तौर के रूप में अपने क्लाइंट के एडमिशन के बारे में उसको बताए। अगर सेक्शन 132 का जो उपधारा 1 और 2 है उसमें देना कंपलसरी हो तो वो दे सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं दे सकता। तो अगर सरल शब्दों में मैं बात करूं तो सिविल केसेस में एक पक्षकार किसी बात को मानता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसका यूज़ वो कोर्ट में नहीं करेगा, या फिर सिचुएशन से आपको ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टीज़ ने ये समझा कि ये बात सिर्फ प्राइवेट बातचीत तक ही सीमित रहेगी, तो वो बात स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 21 यही कहना चाह रहा है। सेक्शन नंबर 25 हम पहले देखेंगे, क्योंकि देखो ये भी एडमिशन की बात करता है, क्योंकि इससे आगे के जो सेक्शन होंगे ना वो फिर आपके कन्फेशन से डील करेंगे, तो इसलिए हम उन्हें एक साथ इकट्ठा करके पढ़ेंगे। सेक्शन 25 देखो क्या कहता है? स्वीकृतियाँ जो हैं वो निश्चायक सबूत नहीं है लेकिन विबंध कर सकती हैं। तो सेक्शन 25 के हिसाब से जो भी हम एडमिशन्स करते हैं वो कोई कंक्लूसिव प्रूव नहीं होती, लेकिन हाँ एस्टॉपल कर सकती हैं। ठीक है ना। तो जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन इसमें इसके पश्चात दिए गए उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में वो लागू हो सकेंगी। यानी एडमिशन को कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एस्टॉपल का काम करता है, जिसका मतलब है कि आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। और सरल शब्दों में किसी बात को अगर कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो उस बात का 100% आप सच नहीं मानोगे कि हाँ ये बिल्कुल सच ही कह रहा है, लेकिन उस बात को कहने के बाद जो भी बात उसने कही, जो भी बात उसने स्टेटमेंट दी, उसके बारे में आप ये तो सोचिए, ये तो बताओगे ही कि भाई कोई व्यक्ति उससे पलटना चाहे तो उसे रोक दिया जाएगा। तो अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% सच ही बोलेगा, लेकिन हाँ जो उसने कह दिया उससे बाद में उसको पलटने भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है, लेकिन हाँ एस्टॉपल का काम ज़रूर करती है, उसको अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि अभी तक हमने समझा कि एडमिशन क्या होता है, कौन कर सकता है और कैसे उसको साबित किया जा सकता है। अब हम समझेंगे कन्फेशन के बारे में। अब देखो एडमिशन और कन्फेशन क्या होता है। अभी हमने एडमिशन समझ लिया, अब देखो कन्फेशन क्या होता है। तो कन्फेशन की कोई डेफिनेशन तो दी नहीं गई है बीएसए में, बस आप इसे ऐसे समझो कि जब आरोपी अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है, वो उस चीज़ को मंजूर कर लेता है, इस बात को मान लेता है तो कि हाँ उसी ने क्राइम किया है, उसी ने वो अपराध किया है, तो उसे कन्फेशन कहा जाता है। इसमें आरोपी क्या करता है, सीधे सीधे बोलता है कि उसने जो भी ऑफेंस का आरोप उस पर लगा है उसी ने वो किया है। ठीक। और एक बड़ा ही फेमस केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, 1930 का केस है ये, और काफ़ी पुराना केस है। और इस केस में इसकी डेफिनेशन भी बताई गई थी और प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था। इस केस में जो लॉर्ड एटकिन जो थे, उन्होंने कहा था कि जो कन्फेशन अगर कोई व्यक्ति करता है, वो इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ही वो अपराध किया है जिसका मुझ पर आरोप लगा है,
तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे या तो अपराध को दोषपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया हो, या फिर कम से कम अपराध से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए। किसी एक ऐसे फैक्ट को मंजूर करना जो गंभीर रूप से अपराध में फंसाने वाला हो, वो इतने से ही उसका कन्फेशन नहीं माना जाएगा। तो आमतौर पर यही माना जाता है कि जो कन्फेशन है वो स्वैच्छिक होना चाहिए, मतलब किसी दबाव वगैरह में आके कोई व्यक्ति कन्फेशन ना करे, अपनी मर्जी से वो कन्फेशन करे। तो यही चीज़ मानी जाती है। तो जो स्टीफन हैं उन्होंने अपने जो डाइजेस्ट है ऑफ वी लॉ एंड एविडेंस, यानी डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस एक बुक है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी स्वीकृति को ही हम संस्वीकृति कहेंगे जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जिस पर या तो किसी अपराध का आरोप है, मतलब या तो उस पर कोई चार्ज वगैरह लगा है किसी ऑफेंस का, या जो ये इस बात को प्रकट करती है, इस बात को साफ करती है, या फिर उसकी तरफ अनुमान करती है कि उसने अपराध किया है। तो डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस में जो स्टीफन्स हैं उन्होंने यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि आप किसको संस्वीकृति कहोगे। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, कैसे आप ये पता लगाओगे कि भाई ये संस्वीकृति है और ये स्वीकृति है। तो दोनों में देखो थोड़ा सा फ़र्क है। अब यहाँ पे जो है हमने थोड़े से पॉइंट निकाल लिए हैं कि किसको कहेंगे हम। तो पहला है जो एडमिशन होता है वो तो पार्टीज़ और उसके जो भी ऑथराइज एजेंट होते हैं या अन्य व्यक्ति हैं वो करते हैं, है ना। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा सेक्शन नंबर 16 में यही तो पढ़ा था कि या तो पार्टीज़ करेगी या उसके एजेंट करेंगे, या फिर अन्य व्यक्ति कर सकते हैं जो हम उसके सब सेक्शन और अदर क्लॉजेज में हमने पढ़ा। लेकिन हमेशा से जो कन्फेशन करता है वो हमेशा से एक्यूज़ ही करता है, जो अभियुक्त होता है वही कहता है कि हाँ जो अपराध का आरोप मुझ पर लगा है वो मैंने ही किया है, इस तरीके से। अच्छा, सिविल और दांडिक जो एडमिशन होता है वो सिविल और दांडिक दोनों मामलों में होता है ना, सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। और लेकिन अगर हम बात करें कन्फेशन की तो ये केवल क्रिमिनल केसेस में ही होता है। जो एडमिशन होता है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो एडमिशन है वो अपने पक्ष में भी किया जा सकता है, जबकि कन्फेशन हमेशा कभी भी अपने पक्ष में नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्राइम को करने के बाद उस चीज़ को कन्फेस कर रहा है तो वो उसके पक्ष में कहाँ हुआ, वो तो उसके खिलाफ ही हुआ ना। गुप्त रखने के वचन पर जो एडमिशन होता है वो गुप्त रखने के वचन पर नहीं किया जाता, जबकि कन्फेशन गुप्त रखने के वचन पर भी होता है और फिर उसको भी रेलेवेंट माना जाता है। सहवादी सहप्रतिवादियों के खिलाफ सुसंगत जो एडमिशन होता है वो सहवादी सहप्रतिवादियों के खिलाफ सुसंगत नहीं होता, रेलेवेंट नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 24 की तो उसमें जो सहअभियुक्त होते हैं, मतलब जो क्राइम में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं, उनका कन्फेशन अगर जॉइंट ट्रायल चल रहा है, अगर संयुक्त विचारण चल रहा है तो उसमें वो रेलेवेंट माना जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 की। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न, वचन के द्वारा कराया गया जो भी कन्फेशन होता है वो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यानी दांडिक कार्यवाही में कब इररेलेवेंट होती है, मतलब रेलेवेंट नहीं होती। तो सेक्शन 22 कहता है कि देखो अगर कोई भी कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट मतलब धमकी, कोर्शन यानी परपीड़न, वचन यानी प्रॉमिस से कराया गया है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इररेलेवेंट होगा और कोर्ट उस पर यकीन नहीं करेगा। उत्प्रेरणा का मतलब हो गया कि आपने किसी को लालच में आकर कन्फेशन आपने कर दिया, और धमकी तो आप जानती हो, किसी से धमका वगैरह करके आपने कन्फेशन करा लिया। प्रपीड़न, ज़बरदस्ती वगैरह किसी से कन्फेशन करा लिया हो, या किसी को कोई वचन, कोई वादा देकर अगर कन्फेशन करा लिया हो, तो ये सारी चीज़ें किसी भी अगर ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा कराई गई हो, प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा, जैसे पुलिस ऑफिसर ने करा लिया या कोई पब्लिक सर्वेंट है वो आपसे करा रहा है, तो अगर इस तरीके से करा लिया तो उसको आप क्रिमिनल केसेस में, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें कोर्ट उस बात को सच नहीं मानेगा और कोर्ट उस पर यकीन नहीं करेगा और ना ही वो सुसंगत माना जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे मान लो ए ने चोरी का अपराध किया और बी जो एक पुलिस ऑफिसर है वो ए से कहता है कि अगर वो अपने अपराध का कन्फेशन कर ले तो उसकी तरफ से वो कोर्ट से सिफारिश करेगा और ए को सज़ा कम मिलेगी। तो बी पुलिस ऑफिसर ए से वादा करता है और ए जो इंड्यूसमेंट, उत्प्रेरणा से यानी लालच में डालकर जो कन्फेशन करता है, तो अगर ए कन्फेशन कर ले यहाँ पे तो वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है सेक्शन नंबर 22। तो इन चीज़ों का प्रभाव अगर है किसी भी कन्फेशन को कराने में, या कोई व्यक्ति इन चीज़ों में से किसी की भी वजह से कन्फेशन कर रहा है, तो वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा।
यही कह रहा है आपका सेक्शन नंबर 22। अब यहाँ पे देखो 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं, यानी परंतु दिए गए हैं। पहले परंतु में कहा गया है कि अगर कन्फेशन किसी ऐसी ही उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न, वचन वगैरह के प्रभाव से पूरी तरह से अगर वो इफेक्ट हट गया है, वो प्रभाव हट गया है और उसके बाद कोई कन्फेशन करता है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, है ना। यानी कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट में एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ था इस चीज़ का, लेकिन अब बीएसए में जब हम इसे देखते हैं तो ये इसी सेक्शन में डाल दिया गया है, परंतु करके प्रोवाइजो में डाल दिया गया है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, अगर उनका मान लो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है या उसका असर ना रहे, तो उसके बाद अगर कोई कन्फेशन करेगा तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ऐसा ही कन्फेशन अन्यथा सुसंगत है तो केवल इसलिए वो रेलेवेंट नहीं हो जाएगा जबकि वो किया गया था उस समय वो गुप्त रखने के वचन पर किया गया था या कपट के कारण किया गया था, मतलब फ्रॉड वगैरह करके या नशे की हालत में डालकर किसी से कन्फेशन करा लिया, या ऐसे क्वेश्चंस उससे किए गए कि उत्तर में दिए गए थे जिसका उत्तर देना उसके लिए ज़रूरी नहीं था, जिसका आंसर करना उसके लिए ज़रूरी नहीं था। तो इसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं सेकंड प्रोवाइजो में जिसमें कन्फेशन इनवैलिड नहीं होगा। ये भी पहले अलग से एक सेक्शन होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये वाला प्रोवाइजो, है ना, लेकिन अब बीएसए में ये इसी में डाल दिया गया है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी से कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस तरीके से अगर गुप्त रखने के वचन पर किसी ने किसी से कन्फेशन करा लिया और वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर यही चीज़ें दी गई हैं कि भाई वो अन्यथा अगर सुसंगत है तो वो केवल इसलिए रेलिवेंट नहीं हो जाएगा कि जब वो किया गया था वो इन आधारों में से किसी एक आधार पर किया गया था। ठीक, तो यही बताता है। तो ये सारे कन्फेशन भी यहाँ पे वैलिड होंगे, भले ही आपको पता ना हो कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये कन्फेशन रेलेवेंट होंगे क्योंकि यहाँ पर ना तो इंड्यूसमेंट है, देखो ना तो यहाँ पे धमकी है, ना प्रपीड़न है, ना प्रॉमिस है, तो ना ही इंड्यूसमेंट है, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 23 जो बात करता है पुलिस ऑफिसर से की गई स्वयं स्वीकृति, यानी अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर से किया गया है तो वो यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है, ये कहा गया है सेक्शन नंबर 23 में। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी भी अपराध के अभियुक्त यानी जो एक्यूज़ है वो उसके खिलाफ साबित नहीं की जाएगी। इसका फर्स्ट जो सबसेक्शन है वो ये बात करता है। लेकिन नेक्स्ट सबसेक्शन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे केस लॉ देख लेते हैं, सीताराम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1966। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की, मतलब उसका मर्डर किया, और एक लेटर पुलिस को संबोधित करते हुए, पुलिस को लिखते हुए, अपने कन्फेशन को करते हुए कुछ बातें लिखी। पुलिस को लेटर मिल गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये कन्फेशन साबित किया जा सकता है क्योंकि जिस समय वो कन्फेशन लिख रहा था, अपना एक लेटर में उसने कन्फेशन लिखा था, तो उस समय पुलिस उसके पास नहीं थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती या उसके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह था। तो यहाँ पर इस जो व्यक्ति ने लेटर में लिख के कन्फेशन किया था उसको मान लिया गया था। नेक्स्ट, अगर सबसेक्शन की बात करूँ तो संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति द्वारा अगर उस समय की जाती है जब वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होता है तो उसके खिलाफ वो तब तक साबित नहीं होगी जब तक वो मैजिस्ट्रेट साहब की साक्षात उपस्थिति में ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और वहाँ पर कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन करने वाले पर्सन के अगेंस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते अगर वो कस्टडी में भी है, बस तभी उसको आप यूज़ कर सकते हो, तभी वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा जब वो मैजिस्ट्रेट सर की उपस्थिति में किया गया हो। यही यहाँ पर बताया गया है। परंतु की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जब किसी भी फैक्ट के बारे में ये साक्ष्य दिया जाता है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त से उसका पता चला है जो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, तो ऐसी जानकारी में से आप उतनी साबित कर सकते हो जितनी पता चले हुए फैक्ट से स्पष्ट रूप से संबंधित है, चाहे वो कन्फेशन की कोटि में आता हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए ने एक स्टेटमेंट दी कि उसने जिस रिवॉल्वर से बी का मर्डर किया है वो उसने अपनी अलमारी में छिपा रखा है। तो ये ए की पूरी स्टेटमेंट है कि उसने बी का मर्डर किया है और जिस रिवॉल्वर से किया है वो उसने अलमारी में छिपाया हुआ है, जहाँ से रिवॉल्वर बरामद भी हो जाता है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का उतना ही पार्ट यहाँ पे सुसंगत माना जाएगा कि उसने जो रिवॉल्वर है वो अलमारी में छिपाया है और वो वहाँ मिल भी जाता है। यानी जिस स्टेटमेंट से हथियार का पता चला हो या किसी बॉडी का पता चला हो या फिर केवल स्टेटमेंट का वही पार्ट यहाँ पे रेलेवेंट होगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा, ये कहा गया है इसके परंतु में। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 24। ये बात करता है सह अपराधी के द्वारा कन्फेशन की। ठीक, तो यहाँ पर इस सेक्शन के हिसाब से जब एक से ज़्यादा व्यक्ति एक ही अपराध में जॉइंट ट्रायल में उनका ट्रायल चल रहा हो, मतलब इकट्ठा ही उनका ट्रायल हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति में से अगर कोई एक
कोई कन्फेशन कर देता है तो उसको साबित किया जाता है, तो कोर्ट ऐसे कन्फेशन को अन्य व्यक्तियों के खिलाफ या कन्फेशन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ विचार में ले सकता है। ठीक, तो सेक्शन 24 जो है ऐसे लोगों की बात करता है जो एक साथ इकट्ठे होकर कोई अपराध करते हैं, और जब उनका जॉइंट ट्रायल चलता है तो जॉइंट ट्रायल में अगर उनमें से कोई एक ये कह देता है कि हाँ हमने अपराध किया है, तो कोर्ट क्या करेगा, उनमें से किसी एक के कन्फेशन को मानकर बाकी के खिलाफ भी उन्हें विचार में ले सकता है। लेकिन जॉइंट ट्रायल है, क्योंकि देखो जनरल रूल ये है कि अगर कोई कन्फेशन करे तो वो उसी के अगेंस्ट काम करेगा, है ना, बाकी से क्या मतलब। लेकिन सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन 24, ये इस चीज़ का अपवाद है कि अगर कन्फेशन में आरोपी बी का भी नाम लिया जाए और ए और बी का एक साथ ट्रायल हो रहा हो, तो एक ही अपराध के लिए वो कन्फेशन बी के खिलाफ भी माना जा सकता है। तो यही इसमें बताया गया है। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। जो पहला एक्सप्लेनेशन है, देखो वो क्या कहता है, ये कहता है कि अपराध शब्द में उस अपराध का दुष्प्रेरण और उसे करने का प्रयत्न भी आता है। यानी यहाँ पे जो अपराध शब्द यूज़ हुआ है उसमें सिर्फ वो अपराध ही नहीं बल्कि उसका जो भी दुष्प्रेरण होगा या उसे करने का जो अटेम्प्ट होगा, वो दोनों ही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और सेकंड कहता है कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों का ट्रायल किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है जो या तो भगोड़ा वगैरह हो, है ना, या जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 में जो 84 है उसमें जो भी प्रोक्लेमेशन निकलता है उसका पालन करने में अगर असफल रहता है, या इस धारा के लिए उसको भी संयुक्त ट्रायल समझा जाएगा। यानी एक आरोपी जो भाग गया लेकिन एक तो है ना तो उसे भी यहाँ पे जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा। तो अगर ज़्यादा आरोपी हैं और उनमें से एक भाग गया है तो अगर उनका जॉइंट ट्रायल हो रहा है तो उसको भी देखो जॉइंट ट्रायल ही माना जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। केस लॉ देख लेते हैं। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है। और इस केस में क्या हुआ था कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी सह अभियुक्त है, मतलब कई सारे लोग मिलके जब किसी अपराध को करते हैं, जो थोड़ा थोड़ा रोल उसमें प्ले करते हैं अपराध में, तो उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति सह अभियुक्त है तो उसकी असंपुष्ट संस्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को हम यहाँ पे मृत्युदंड या उम्र कैद नहीं दे सकते हैं। तो एक तरीके से कश्मीरा सिंह का केस काफ़ी फेमस केस था और इस सेक्शन के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो कोर्ट ने यहाँ पर यही बात कही है कि पहले क्या होता है कि कन्फेशन को हमें पहले देख लेना चाहिए कि भाई वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं, कहीं व्यक्ति किसी और के दबाव में आके, प्रेशर में आके इस तरीके से कन्फेशन तो नहीं कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति सह अभियुक्त होता है, जो मतलब खुद किसी अपराध में पार्टिसिपेट उसने खुद कर रखा है, और अगर हम उसके कन्फेशन के आधार पर जो भी लोग उसके साथ थे उस अपराध में, हम उनको सबको या तो मृत्युदंड दे दें, उम्र कैद, आजीवन कारावास अगर हम दे दें, तो वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि पहले हमें उस चीज़ को टेस्ट कर लेना चाहिए कि जो भी कन्फेशन उसने किया है वो उसने सही तरीके से किया है या नहीं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो आज हमने देखे हैं। सेक्शन 15 से लेके 25 तक के सेक्शंस जितने भी आपके BSc के हैं, ये सारे एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, कुछ 2-3 सेक्शंस ऐसे थे जैसे 20, 21, ये कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस नहीं होते, थोड़े शॉर्ट में पूछे जाते हैं। बाकी जो आपका कन्फेशन का टॉपिक है या एडमिशन का टॉपिक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की वीडियो में हमने कुछ केस लॉज भी देखे हैं, तो केस लॉज भी थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं BSc की एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।